हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और आज मैं अपने चैप्टर 8 में आपका वेलकम करता हूं, जिसका नाम है रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही पता लग रहा है रूरल और डेवलपमेंट, यानी जब मैं गांव को डेवलप करने की कोशिश करता हूं तो उसको हम कहते हैं रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली क्या क्या समस्याएं आती हैं गांव को डेवलप करने में, वो कौन सी समस्याएं हैं जो लंबे समय से चलती आ रही हैं, वो कौन सी समस्याएं जो प्रेजेंट सिनेरियो में उनको देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हम चैप्टर में टॉपिक कवर करेंगे, चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। गांव को डेवलप करने में, गांव को एक तरक्की लाने में क्या क्या समस्याएं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे देश को देखने पड़ते हैं, हमारे देश की गवर्नमेंट को देखने पड़ते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद द लिंजरिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। लिंजरिंग को हम हिंट लगाएंगे लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही हैं एक गांव को डेवलप करने के लिए, वो है लिंजरिंग चैलेंज। और एमर्जिंग चैलेंज जो है वो है आपके प्रेजेंट सिनेरियो के, आज के टाइम को देखते हुए जो चीज़ें गांव में होनी चाहिए, दैट इज एमर्जिंग चैलेंजेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये देखो फोटोज़ में दिखाई दे रहा है, किसान को बैंक लोन देता दिखाई दे रहा है, ये है आपका लिंजरिंग चैलेंज। किसानों के पास शुरुआत से ही पैसों की कमी रही है, तो दैट इज जब से वो बेचारा देश आज़ाद हुआ है 1947 से लेके आज तक किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, लिंजरिंग चैलेंज क्या है, वो है आपका लोन। तो ऐसे ही चैलेंजेस हम कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट डज रूरल डेवलपमेंट मीन्स। गांव की तरक्की का मतलब क्या है? तो रूरल डेवलपमेंट मीन्स एन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान का मतलब जो काम हमें करना है, जो चीज़ हमें करनी है, जो तरक्की हमें लानी है, वो कौन कौन से एरियाज़ में, सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ। सोशल ग्रोथ का मतलब है सोसाइटी की ग्रोथ करना। सोसाइटी हमेशा हेल्थ और एजुकेशन से ग्रो करती है। आप अगर सोसाइटी की हेल्थ अच्छी होगी सोसाइटी की हेल्थ अच्छी होगी, ये सोसाइटी के अंदर एजुकेशन होगी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे तो सोशल डेवलपमेंट होगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जब मैं वहाँ तक रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, सड़कें, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें पहुँचा दूंगा तो वो आपका बन जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली क्या कहता है कि एक गाँव को दोनों चीज़ों की तरक्की चाहिए, सोशल ग्रोथ भी चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, तभी जाके आपका गाँव सही मायने में डेवलप हो सकता है। तो द एक्शन प्लान इज टू फोकस ऑन, एक्शन प्लान किस चीजों पर फोकस करेगा? लॉन्ग टर्म के समस्याओं पर, लिंजरिंग चैलेंज पर भी, और जो एमर्जिंग चैलेंजेस है उन दोनों पर फोकस करेगा। तो लॉन्ग टर्म वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा और जो करंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जब हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे तब हमारी इकोनॉमी, हमारे गांव जो है वो तरक्की करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंजरिंग चैलेंज। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कहते हैं द प्रिंसिपल लिंजरिंग, ब्रैकेट में लिखा है लॉन्ग टर्म, याद रखने के लिए कि लॉन्ग टर्म चैलेंजेस कौन से हैं। चैलेंजेस ऑफ रूरल क्रेडिट, लोगों को गांव में, किसानों को उधार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। उन्हें उधार नहीं मिलता था और उधार मिल भी जाता था तो बहुत महंगे ब्याज दर पर, तो इसीलिए वो ग्रो नहीं कर पाए। दूसरी जो लिंजरिंग समस्या है, लॉन्ग टर्म समस्या है रूरल मार्केटिंग। अगर मेरी फसल अच्छी हो गई तो उसे बेचने के लिए कोई मार्केट नहीं थी, कोई मंडियां नहीं थी, अनाज मंडी नहीं थी, सब्जी मंडियां नहीं थी, तो इससे भी उनको बहुत भारी नुकसान हो रहा था। तो ये लंबे समय से प्रॉब्लम्स चलती आ रही है। और इमर्जिंग चैलेंजेस की अगर हम बात करें, नई नई प्रॉब्लम्स कौन सी है भाई? अगर खेती बाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें खेती बाड़ी से निकाल कर किसी और जगह पर ऑक्यूपेशन दिलवानी पड़ेगी। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन फार्मिंग। भैया फार्मिंग जो है वो अनसर्टेन है, किसी साल तो फसल बढ़िया होगी, किसी साल फसल बेकार होगी। तो इसीलिए मैं उनको ऐसी जॉब दिलवाना चाहता था कि सपोज करो जो रेगुलर इनकम उनको जनरेट करके दे। तो ये भी एक समस्या थी। और दूसरी समस्या ऑर्गेनिक फार्मिंग की। आज अगर किसान जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में नहीं जानता तो उसे बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो कैसे इन सब चीज़ों को दूर किया जाए, इन चैलेंजेस को फेस किया जाए।
तो ये सारे चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म चैलेंजेस की। तो सबसे पहले चैलेंज था रूरल क्रेडिट, उधार की समस्या। उधार क्यों चाहिए था, उधार क्या होता है, ये सब चीज़ें। तो रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग, यानी हमें उधार का मतलब क्या है, उधार जब हम खेती बाड़ी के लिए किसान जो है उधार लेता है, दैट इज रूरल क्रेडिट। क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ अ फार्मिंग एक्टिविटी। उधार हमेशा से फार्मिंग एक्टिविटी की लाइफलाइन रही है। क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ टू रीजन, दो रीजंस की वजह से। सबसे पहले, मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज आर इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। भैया जो भी अपने यहाँ पर किसान है ना, वो बेचारे या तो गरीब है या मार्जिन होल्डर है, यानी कि अपना मार्जिन रख के बाकी वो सामान बाहर दूसरों को भेज देते हैं। अपनी ज़रूरत का अनाज रख के बाकी सामान वो आगे बेचने की कोशिश करते हैं। दे आर जस्ट एनफ फॉर सब्सिस्टेंस। उन्हें ज़िंदा रखने के लिए तो ये हेल्प करता है, लेकिन उन्हें कमाई के लिए ये हेल्प नहीं करता। दे सेल्डम जनरेट सरप्लस इन्वेस्टमेंट। तो वो बड़ी मुश्किल से और ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। वो सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाते हैं जो उनके गुजारे के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए ही सफिशेंट है। वो इससे ज़्यादा इनकम कमा नहीं पाते। द नीड फॉर क्रेडिट इज अनअवॉइडेबल। तो इसी की वजह से वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें पास बीज खरीदने के लिए, खाद, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब खरीदने के लिए पैसा नहीं है। और अगर ये सब खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तब भी तो उन्हें उधार की ज़रूरत थी। दूसरा, द जेस्टेशन लैग। जेस्टेशन लैग का मतलब है टाइम पीरियड बहुत लंबा था। आज बीज बो रहा हूँ और कल अनाज या फसल काटूंगा, तो उसके बीच में टाइम पीरियड हो जाता था कम से कम 6 महीने का। वीट का एग्जाम्पल लेते हैं, राइस का एग्जाम्पल लेते हैं। आज मैंने अगर गेहूं के बीज डाल दिए और जब गेहूं की कटाई होगी तो उसके बीच में 6 महीने का टाइम पीरियड होगा। अब उस 6 महीने में किसानों को फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो मतलब आज पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो इनकम 6 महीने बाद आना शुरू होगी। तो इतने वो जो 6 महीने के खर्चे थे वो किसान कहाँ से उठाएगा? वो किसान उधार लेकर उठाएगा। दैट इज़ द नीड फॉर क्रेडिट। ये थी किसान की दो बेसिक ज़रूरतें जिसकी वजह से वो उधार के ऊपर डिपेंड था। क्रेडिट नीड अ टिपिकल फार्मर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। किसी भी फार्मर की 3 तरह की ज़रूरतें हैं जिसे हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट का मतलब छोटे समय के लिए, 6 से 12 महीने के लिए हम क्रेडिट की बात करते हैं। तो 6 से 12 महीने के लिए तो सिंपल है ना, मुझे क्यों चाहिए 6 से 12 महीने के लिए पैसे? भैया फर्टिलाइज़र खरीदना है, बीज खरीदने हैं, पेस्टिसाइड खरीदने, इंसेक्टिसाइड खरीदने, छोटे मोटे बिजली के बिल, पानी के बिल भरने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ इनपुट, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर्स हार्डली सेव टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड। जो गरीब फार्मर होते हैं ना, वो बेचारे इन चीज़ों के लिए भी, इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट 6 से 12 महीने के लिए जब हमें पैसा चाहिए होता है, तब वो हम उसे शॉर्ट टर्म क्रेडिट कहते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है मीडियम टर्म क्रेडिट। मीडियम टर्म क्रेडिट हमें 12 महीने से, यानी 1 साल से लेके 5 साल के बीच तक जब हमें उधार चाहिए होता है, 5 साल तक जब मुझे पैसा उधार पे चाहिए होता है, तब हम उसे कहते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। तो मीडियम टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। मशीन खरीदने के लिए चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस, जो मैं अपनी गांव की, अपनी खेत की बाउंड्री लगाने की बात करता हूं, चाहे वो लोहे से बनाने की कोशिश करूं, लोहे की तारों से बनाने की कोशिश करूं, या मैं सपोज करो जो दीवार है ईंट की वो बनाने की कोशिश करूं, उसके लिए भी। और डिगिंग ऑफ वेल्स या ट्यूब वेल्स लगाने के लिए, समरसीबल लगाने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, दैट इज़ मीडियम टर्म लोन। ये जो लोन होता है ये 1 साल से 5 साल के लिए होता है। इसके बाद आपके पास बच गया लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन हमेशा 5 साल से 20 साल के पीरियड के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म लोन हम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, या तो मुझे नई ज़मीन खरीदनी है, नए खेत खरीदने हैं, या फिर मुझे अपनी खेत की इम्प्रूवमेंट करनी है, उसको डेवलप करना है, उसकी फर्टिलाइजेशन या कैपेसिटी को बढ़ाना है, तब मैं उसके ऊपर दुनिया भर का पैसा खर्च करता हूँ। तो ये आपके 3 तरह के क्रेडिट की ज़रूरतें थी जो एक किसान को चाहिए थी।
अब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सोर्सेज क्या थे, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट क्या थे? तो मेरे पास दो तरह के सोर्सेज थे, एक इंस्टीट्यूशन और एक नॉन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब हम मान लेते हैं संस्था, यानी कि एक डेवलप्ड बॉडी जो आपके लिए बैंकिंग लोन देने और सेविंग लेने का काम करती है। और नॉन इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई संस्था नहीं है, ये लोग प्राइवेट लोग हैं जो हर जगह पर आपको नुक्कड़ पे मिल जाएंगे उधार देने के लिए। तो सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करते हैं। जो पहले साहूकार होते थे, विलेज ट्रेडर्स होते थे, मनी लेंडर्स जो ब्याज पर पैसा देने का काम करते थे, ये सब। अब ये लोग है ना बहुत महंगा ब्याज पे पैसा देते थे। अगर आपने पुरानी मूवीज़ देखी हो तो एक किसान अगर गलती से इनसे 10,000 रुपये ले ले तो ज़िंदगी निकल जाती है उनकी, लोन देते देते, ब्याज देते देते, लेकिन वो 10,000 का लोन कभी ख़त्म नहीं होता। यही इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। तो ये कहता है दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट इन इंडिया। कौन कौन से? लैंडलॉर्ड, विलेज ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स। ट्रेडिशनली मोस्ट ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर वाज मेट थ्रू दीज रिसोर्सेज। जब पुराने टाइम की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, 1950-60 की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग पैसे लेते थे वो नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज से ही लेते थे। अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, तो हमारे पास गवर्नमेंट सरकार है, कोऑपरेटिव मतलब मिली जुली सोसाइटीज़ है, कमर्शियल बैंक यानी एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंक है, और रूरल रीजनल बैंक या रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज हैं जो गांव के लिए स्पेशल डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। Today, they accounted for only 7% need of the farmers in the beginning of first 5-year plan। जब पहला 5-year plan पंचवर्षीय योजना आई तो पहली बार हमने जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे वो सिर्फ 7% ही लोगों को लोन दे पाए, और वो आज 66% तक मिल रहा है। मतलब लोगों को ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है 66% तक लोन की ज़रूरतें लोगों की पूरी करते हैं। अगर मैं इसको हिंदी भाषा में कहूँ तो अगर मुझे 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी खेती बाड़ी करने के लिए, तो फर्स्ट 5-year प्लान में 7 करोड़ रुपए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज देते थे, और 93% यानी 93 करोड़ रुपए आपके कौन देते थे? साहूकार। और आज की बात करें तो 66 करोड़ रुपए आपके ये बैंक्स दे रहे हैं, और अभी भी मनी लेंडर्स का काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी 34% के आसपास की जो इंस्टीट्यूशन है, अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मनी लेंडर्स बहुत हैं। अभी भी लोग बैंक जाने में घबराते हैं। तो ये है आपके सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कौन कौन सी एजेंसीज है। देखो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में ब्रीफ डिस्कशन दे रहा है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से हुए? बैंक्स वगैरह की बात। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब है मिलीजुली, जब हम मिलजुल कर एक सोसाइटी बना लेते हैं, जब कई सारे किसान मिलजुल कर एक सोसाइटी बना लेते हैं। भाई अगर किसी किसान भाई को पैसे की ज़रूरत होगी ना तो हम उसे वो पैसा देंगे, हम इकट्ठा करके अपनी सेविंग जोड़ के उसे पैसा देंगे और कम रेट पे कम ब्याज दर पर देंगे। तो द कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उन्हें सस्ते रेट पर, मार्केट से कम ब्याज दर के ऊपर क्रेडिट देती थी ताकि वो अपनी खेती बाड़ी आसान से कर सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा पॉइंट कहते हैं अदर कमर्शियल बैंक। दुनिया भर के हमारे पास बैंक थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1995 में आ चुका था, और जब से वो रूरल क्रेडिट लोगों को, गाँव को उधार देने के लिए काम कर रहा था, तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हो चुका था कि जब तक किसानों को उधार नहीं दिया जाएगा, जब तक एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, रीजनल रूरल बैंक्स, गांव के लिए स्पेशल बैंक्स खोले गए। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, हमने कहा था ना कि लैंड को डेवलप करने के लिए भी लोन चाहिए, तो ये सारे के सारे बैंक्स गांव में खोले गए, गांव के एरिया में खोले गए। और अगर किसान यहाँ पर लोन लेना चाहता था तो उन्हें कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ लोन मिल जाता था। यही सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी थी। तो आरआरबी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर प्रमोट क्रेडिट सप्लाईज पर्टिकुलरली इन रिमोट एरियाज। दूर दराज गांव में जहां पर बड़े बड़े कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पाते थे, वहां पर हम इन छोटे बैंक्स को खोलते थे, और ये उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते थे। जितना भी उधार की नीड थी ये सारा पूरा करते थे। नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपके गांव की जितने भी रीजनल रूरल बैंक थे, लैंड डेवलपमेंट बैंक थे, गांव की जितनी भी बैंक की शाखाएं थी, वो उन सब का हेड था।
जैसे आरबीआई आपके सारे कमर्शियल बैंक का हेड है, वैसे नाबार्ड आपके इन गांव वाले बैंकों के हेड है। तो नाबार्ड इज एन एपेक इंस्टीट्यूशन हैंडलिंग पॉलिसी प्लान ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो गांव से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला बैंक कौन है? नाबार्ड। तो ये सारी की सारी इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज थी जो हमने काम पर लगा दी थी, किस लिए? ताकि बैंक जो है वो डेवलप हो सके, लोगों को आसानी से, किसानों को आसानी से क्रेडिट मिल सके। इसके बाद दूसरा हमारा इंजीनियरिंग चैलेंज था, क्या था? एग्रीकल्चर रूरल मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब आज मैंने उधार पे पैसा लेके बीज बो दिए, मेरी फसल बहुत धांसू, बहुत ज़बरदस्त हो गई, लेकिन अब उस फसल का क्या करूं जब तक वो फसल बिकेगी नहीं? तो दूसरा काम क्या कहता है? आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई के बाद मैंने अपनी सारी की सारी फसल को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो ये फंक्शंस को पढ़ो। गैदरिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कटाई कर दी, मैंने गेहूं की फसल तैयार करी, 6 महीने बाद गेहूं की फसल तैयार है, तो सबसे पहले उसकी कटाई करूंगा, उस फसल को कटाई करके एक जगह पर ढेर मार लूंगा। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस, अब उस गेहूं की फसल में से धान और गेहूं अलग अलग करूंगा, यानी जो स्ट्रॉ होंगी, जो तूड़ा जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, जो तिनके होते हैं जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, उसे अलग करूंगा, और गेहूं के दाने, बीट के दानों को अलग करूंगा। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। अब जो गेहूं के दाने हैं उसकी ग्रेडिंग करवाऊंगा कि किस क्वालिटी के हैं, क्वालिटी ए है, क्वालिटी बी है, क्वालिटी सी है। उसके बाद पैकेज में, कट्टों में बांध दूंगा, उसे पैक करूंगा, उसे स्टोर करके रखूंगा फ्यूचर सेल के लिए। जब भी मार्केट में प्राइस लुक्रेटिव यानी अट्रैक्टिव होगा, तब उसे मार्केट में जाकर बेच दूंगा। तो ये रूरल मार्केटिंग के अंदर इतने सारे फंक्शन हैं जो एक किसान को फॉलो करने पड़ते हैं। तो मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट, मेजर क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर लिए इस मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए? सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट बनाई, अपनी भाषा में अनाज मंडियां बनाई, ताकि किसान जो है वो इस प्रोड्यूस को, इस फसल को ले जाकर आसानी से बेच सके। उसके बाद दूसरा काम जो किया, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़, किसानों को मिलकर आपस में एक सोसाइटी बनाई कि कई सारे किसान एक साथ जाकर अनाज मंडी में बेचें, तो उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। अकेले एक इंसान को तो लूटा जा सकता है, लेकिन जब कई सारी सोसाइटी मिलकर जाएंगी तो उसके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती। प्रोविजन ऑफ वेयर हाउस, गवर्नमेंट ने गोदाम बना कर दिए, अगर भाई आपका सामान आज नहीं बिक रहा तो हमारे गोदाम में रखिए, नॉमिनल सा रेंट दीजिए और आपका ये सामान हमारे यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके बाद सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी, ट्रांसपोर्ट में भी छूट दी, ताकि आसानी से एक किसान अपने खेत से लेके अनाज मंडी तक सामान पहुँचा सके। डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों तक पहुँचाया कि एक बंदे को कहाँ पर कितने प्राइस मिलने वाले हैं, किस मंडी में क्या भाव चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें उन तक पहुंचाई कि अगर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होगी तो धोखाधड़ी हो सकती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन किसानों के पास पूरी होगी तो कभी भी धोखाधड़ी नहीं हो सकती। और एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी लगाई, हर चीज़ का दाम फिक्स कर दिया कि गेहूं की मिनिमम खरीद 20 रुपये है, तो 20 रुपये से नीचे कोई भी अनाज मंडी में गेहूं नहीं खरीद सकता, चाहे कितना ही गेहूं हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट ने इम्प्रूव करने के लिए शुरू करी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एमर्जिंग चैलेंजेस। एमर्जिंग चैलेंजेस आप कह सकते हो प्रेजेंट के चैलेंजेस है, आज के चैलेंजेस है, और ये टाइम टू टाइम डेवलप हो रहे हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, हमेशा किसानों को खेती बाड़ी पर हमें भरोसे नहीं छोड़ना, हमेशा हमारी कोशिश क्या रहे कि हम जो है किसानों को ऐसा परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम दे ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और अपने सपोज करो जिस साल फसल खराब हो जाए तो उनके पास कोई ना कोई सोर्स तो हो। तो एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फिशरीज़ का मतलब है आपका मछली पालन, उसके बाद हॉर्टिकल्चर यानी सब्जियां फूल पत्ती का जब हम उन्हें उगाना सिखाते हैं, और कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री घरेलू इंडस्ट्रीज लगाने की जब हम उन्हें सलाह देते हैं। तो ये सारे के सारे काम कैसे हैं कि किसान सपोज करो एक घर में 5 बंदे हैं और अगर पाँचों के पाँचों एग्रीकल्चर में लगे रहे
लेंगे और उस साल एग्रीकल्चर या फसल खराब हो गई तो पूरा का पूरा घर भूखा मरेगा ना। लेकिन अगर उसमें से 2 बंदे भी ये चारों में से किसी भी काम में लगे हुए हैं तो ये तो ऑल वेदर काम है ना, ऑल सीजन काम है, पूरे 12 महीने चलेगा। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट उनको भूखा मरने की नौबत नहीं आएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाहर भी उन्हें इंफॉर्मेशन या उनको कोई काम दिया जाए जिससे उन्हें इनकम मिले। दूसरा, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जब मैं पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, कीटनाशक का प्रयोग नहीं करता, जब मैं नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी करता हूँ, दैट इज़ माई ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट फॉर कल्टिवेशन। यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक खाद यूज़ करता हूँ, नेचुरल खाद यूज़ करता हूँ, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करता। एनिमल मैन्योर्स एंड कंपोस्ट आर द बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट। यहाँ पर मैं सपोज करो गाय भैंसों के कंपोस्ट से, मैन्योर से जो हम नेचुरल खाद बनाते हैं उसे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम कभी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते। वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग? जब भी हम बात करते हैं तो डिस्कार्ड द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें पेट्रोल का यूज़ करना पड़ता है और पेट्रोल हमारे पास लिमिटेड है। तो अगर मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाऊंगा, मतलब ज़्यादा पेट्रोल का यूज़ करूंगा, दैट मीन्स वो मेरे लिए बड़ा ही दिक्कत का काम हो जाएगा। पेट्रोल मेरे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो जब मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा तो क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा तो मैं हमेशा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश करूंगा, मैं पेट्रोल जैसी चीज़ों को बचाने की कोशिश करूंगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या है? एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये टेक्निक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इससे आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होगा। जब भी मैं केमिकल फर्टिलाइज़र को स्प्रे करता हूं तो वो स्प्रे जो है वो एनवायरनमेंट में फैल के पॉल्यूट करता है, लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो ये, और ऐसी केमिकल फर्टिलाइज़र आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम कर देते हैं। और अगर मैं ये फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करूँगा तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहेगी, और बनी रहेगी तो क्या होगा? आपकी सॉइल हमेशा हेल्दी और टेस्टियर फूड प्रोड्यूस करेगी, हमेशा पौष्टिक न्यूट्रिशन आपके फूड में हमेशा ज़्यादा बने रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये टेक्नोलॉजी इनएक्सपेंसिव है, नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी है, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करने। तो ये टेक्निक फार्मर्स के लिए सस्ती पड़ेगी, इनएक्सपेंसिव पड़ेगी, और इसी से फार्मर ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी आजकल प्रमोट किया जा रहा है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग से हर चीज़, हर सब्जियां जो हैं वो डेवलप की जा रही है। तो ये हैं आपके इमर्जिंग चैलेंजेस। थैंक यू।